श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा मैट्रिसेस। बहुत इजी टॉपिक है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, लेकिन एक भी क्वेश्चन एक एक नंबर हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए इस टॉपिक को भी जरूर पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बात खास ख्याल रखना, मैट्रिसेस जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत कम लेवल का टॉपिक है, आप सभी को बखूबी ये टॉपिक आता होगा। तो ये चीज का खास ख्याल रखना कि एग्जाम में मैट्रिसेस से क्वेश्चन नहीं पूछते। क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे, आपको कोई एडिशन करने को नहीं आएगा, आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आएगी, आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी। फिर क्या आएगा? आपके पूछे जाते हैं मैट्रिसेस से थ्योरी वाले क्वेश्चन। कैसे? वो हर एक चीज मैं आगे आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो शुरू में ही मैंने आपको बता दिया, मैट्रिसेस जब टॉपिक हम करेंगे, मैट्रिक्स जब हम पढ़ेंगे, इसके जो नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगा उन्हें जरूर लिखना और कोशिश करना इसके थ्योरी वाले क्वेश्चन को पकड़ने की। आप भी जानते हैं मैट्रिसेस एग्जाम में कभी एडिशन आपको नहीं आएगी, कभी मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन नहीं आएगी। फिर क्या आएगा? आप देखना, आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, व्हाट इज द कंडीशन फॉर सिमेट्रिक, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल, व्हाट इज द कंडीशन फॉर निलपोटेंट, व्हाट इज द कंडीशन फॉर आपकी जो है ट्रेस पूछे जा सकते हैं कि 3 by 3 मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एज कंपेयर टू कि मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, इनका सम निकालो। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें यहाँ पे लिखवाऊंगा। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आपके सामने है, दैट इज मैट्रिसेस। बहुत आसान टॉपिक है। दूसरा इसका जो सब पार्ट होगा वो होगा डिटर्मिनेंट का, दोनों एक दूसरे के भाई बहन है, ध्यान रखना। चलो भाई, मैट्रिसेस से सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं। तो याद रखना, मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के। स्क्वायर ब्रैकेट से जो है इसे डिनोट किया जाता है, इस वाली ब्रैकेट से। ये कहलाता है मैट्रिक्स। और इन दो लाइन से इसके बीच में जो वैल्यू लिखी जाएगी वो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स होता है जब किसी डाटा को नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में जो है लिखा जाए, दैट इज मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, बड़े ध्यान से देखना, कोई हमारे पास डाटा है, ठीक है, वो नंबर का हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, वट एवर इट इज। जब हम इन्हें ABC DEF GHI इस तरीके से देखो नंबर और रोज में लिखते हैं, तब ये मैट्रिक्स कहलाता है। ये 3 by 3 क्या है? ये उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है, याद रखना। जहां पर m कितना होता है? नंबर ऑफ रोज। जहां पे n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। जहां पर ये क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। बड़े ध्यान से एक एक छोटी छोटी बात आपको समझाऊंगा जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि रो मैट्रिक्स, बड़े ध्यान से देखना, आपसे कंडीशन पूछी जाएगी, रो मैट्रिक्स, बड़े ध्यान से देखना, रो मैट्रिक्स इफ m क्रॉस n। तो यहां से आपसे पूछा जाएगा, रो मैट्रिक्स होगी, m क्रॉस बाय n का मैट्रिक्स होगा, तो यहां पे m आपका एक होगा, यानी नंबर ऑफ रोज एक होंगी। जैसे कि ये देखो 1 2 3, ये है रो मैट्रिक्स। तो आपसे एग्जाम में कंडीशन पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को उनको फंसाना है ना, थोड़ा सा निकालना भी है कि हाँ बच्चों ने पढ़ा है मैट्रिक्स अच्छे से कि नहीं पढ़ा, कि सिंपल उन्होंने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी है। जो बड़ा रेयर केस में पूछेंगे वो कंडीशन पूछेंगे आपसे। तो रो मैट्रिक्स इफ m क्रॉस एन m इज इक्वल टू 1, तभी ये रो मैट्रिक्स कहलाया। ठीक है, यहीं पे आपको कॉलम मैट्रिक्स पूछा जा सकता है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा भाई? इफ m बाय n का है, जहां पर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके का 1 2 3, जहां पे एक कॉलम है, बड़े ध्यान से देखना, जहां पे एक कॉलम है,
तो बड़े ध्यान से देखना कि व्हाट इज द कंडीशन। भाई रो मैट्रिक्स है तो रो एक होनी चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम एक होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तो वो कहलाते हैं हमारे रो मैट्रिक्स, और दूसरा क्या कहलाया हमारा, कॉलम मैट्रिक्स, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब आगे लेकर चलूंगा। जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके एलिमेंट जीरो हमारे पास होंगे उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं। इसके बाद बड़े ध्यान से सुनना, हमारे पास आता है यूनिट मैट्रिक्स। हमारे पास आता है यूनिट मैट्रिक्स। ये काम आपको अभी पता है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट वन वन हो, ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। ये 2 बाय 2 का, 1 0 0 0 1 0 0 1, ये 3 बाय 3 का, नंबर वन। आगे चलो, स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, कंडीशन पूछी जाएगी आपसे, व्हाट इज स्केयर मैट्रिक्स। जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं आपको ना, कंडीशन याद रखनी है यहाँ पे, वो ज्यादातर पूछेंगे। स्केयर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये पूछा जाएगा। क्या होता है स्केयर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कोई मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, याद रखना। और यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होता है, ये भी याद रखना। यूनिट मैट्रिक्स ऑलवेज, ऑलवेज स्केयर मैट्रिक्स, ऑलवेज स्केयर मैट्रिक्स। अब आपके मन में एक बात आ गई, अच्छा 2 बाय 2, 3 बाय 3, 4 बाय 4, 5 बाय 5, ये तो हो गया हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स। तो जो दूसरे मैट्रिक्स बने, 2 बाय 3, 3 बाय 4, 5 बाय 6, 1 बाय 2, 2 बाय 1 या 2 बाय 3, 3 बाय 2, ये कौन से मैट्रिक्स है भाई, वो होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज कैन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। यानी कि एग्जाम्पल देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये है 3 बाय 2 का। तो आप चेक कर लो यहाँ पर, मैं भी चाहूंगा ये है 2 बाय 3 का। पहले हमेशा रो आती है, दूसरे नंबर पे कॉलम आते हैं। इसकी जो रो है, देखो कॉलम के बराबर नहीं, तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपसे। ठीक, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, बाकी जो छोट बिल्कुल ही बेसिक है वो नहीं करवा रहा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वेयर मैट्रिक्स होता है। क्या कहा मैंने, इट इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। ये क्या है, नंबर वन, ये स्क्वेयर मैट्रिक्स है विद ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, विद ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी देख लो, 2 0 0 0 0 0 4। बड़े ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट क्या है, कोई एलिमेंट है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई ऐसा मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी क्या है, जीरो है। तो ये ध्यान रखना, इसी मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखते हैं, डायगोनल ऑफ 2 3 4। इस मैट्रिक्स का भी यही मतलब हो गया कि डायगोनल ऑफ 2 3 4, ये मतलब कि इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं सारे के सारे क्या है, जीरो हैं, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, यूनिट मैट्रिक्स पढ़ लिया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स के ही दो सब पार्ट निकलते हैं, नंबर वन
बड़े ध्यान से देखना। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स को ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, तो ये याद रखना, इट इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स। ये किसके बराबर? ये डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर। जी हाँ, किसके बराबर? डायगोनल के बराबर। यानी ये मैट्रिक्स क्या कहलाया साथ में? ये कहलाया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी साथ में ये कहलाया। ठीक। अब इसके दो हिस्से और निकलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। देखो ध्यान से, जिसमें ऊपर एलिमेंट जो है, एलिमेंट ट्राइएंगल बनाएंगे। आप जीरो याद रख लेना, चाहे एलिमेंट, अप टू यू। देख लो पहले एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जीरो, ये जीरो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? जहां पर ना डिजिट ऊपर ट्रायंगल ट्रायंगल बनाते हैं। आप याद रखना चाहो जिसके नीचे के हिस्से में जीरोस होती हैं, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। या आप ऐसे याद रख लो कि जहां पर ये डिजिट देखो ट्रायंगल बना रहे हैं ऊपर, दैट इज अपर ट्रायंगुलर। अप टू यू, जैसा आपको अच्छा लगे। आप ये भी याद रख सकते हो कि जिसकी नीचे जीरोस होती हैं वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो इसका दूसरा हिस्सा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका तो आंसर पता लग गया होगा, जहां पर डिजिट नीचे जो है ट्रायंगल बनाते हैं, दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरो ऊपर होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरोस कहाँ होती हैं? बिलो द डायगोनल, कि इस बीच वाली एलिमेंट की लाइन के नीचे जीरो होती है। और आपसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिजिट्स कहाँ होते हैं? तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डिजिट्स हमारे हैं वो नीचे हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी ये ट्रायंगल नीचे बनाती है। आप अपने हिसाब से इसे याद रख सकते हैं, और इसमें जीरोस ऊपर की तरफ होते हैं, ये याद रखना। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये ट्रेस क्या है? नाम सुनो ध्यान से। ट्रेस, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर वन, ध्यान से सुनना। ट्रेस हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स का निकलता है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रेस हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स का ही निकलता है। द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज नोन एज ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्या बोला मैंने? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये यहाँ पे है, इसका ट्रेस मैं आपसे पूछता, ट्रेस ऑफ दिस डायगोनल मैट्रिक्स, तो आपका आंसर होता 2 जमा 3 जमा 4, 3 2 5 4 9। आपका आंसर कितना होता? 9 होता। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता था कि बताओ, बताओ ऐसे, ट्रेस ऑफ डायगोनल 1 1 1, बताओ भाई मुझे इसका आंसर। ट्रेस ऑफ ए डायगोनल 1 1 1। अब देख लो डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे लिखा हमने। डायगोनल मैट्रिक्स को लिखा, ये कौन सा है? यूनिट मैट्रिक्स है, जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट कितने आ गए? 1 1 1 आ गए। अब ट्रेस बोला तो हम जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट को सम किया जाता है, तो इस तीनों का सम कितना बन गया? 3 बन गया। एब्सोल्युटली राइट, है ना? अभी मेजर मेजर हमने क्या पढ़ा, फिर आगे लेकर जाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। हमने सबसे पहले शुरुआत की स्क्वायर ब्रैकेट से, कि भाई एक मैट्रिक्स को किस ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट में, या दो इस तरह के, ये वाली, इस ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है, मैट्रिक्स को लिखा जाता है। मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अगर
नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो गए तो ये बन जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम नहीं है देन इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बस इतना भी ध्यान से समझो। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एम एक है, व्हाट इज एम? रो। एन कॉलम। रो मैट्रिक्स जब एम एक होती है, कॉलम मैट्रिक्स जब एन एक होता है, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाया। फिर हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, रेस्ट एलिमेंट जीरो होते हैं, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है जीरोज होते हैं, ये पता होना चाहिए। दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता। सम ऑफ अ डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जहां पर ट्रायंगल ऊपर बनती है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जहां पर ट्रायंगल नीचे बनती है। अभी तक इतना काम हमने किया, अब आपको आगे लेकर चलूंगा। एक सेकंड दीजिएगा। चलेंगे अब आगे, है ना? कि और हमसे यहाँ पर क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। किसी जो मैट्रिक्स हमारे पास है, मान लो तो मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, ये भी ध्यान से सुनो। यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैट्रिक्स हमारे पास है 2 बाय 2 का, एक हमारे पास है, ये है मान लो 2 बाय 3 का, 2 बाय 3 का। ठीक। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लो, ABCD, ABCDEF। ठीक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दूसरा हमारे पास कैसा है? दूसरा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, यहां तक चीजें। अब बड़े ध्यान से सुनो। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? कब हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर, ध्यान से सुनना, पहले के कॉलम इसके रो के बराबर हो, इसके कॉलम इसके रो के बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर बराबर नहीं है देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। क्या मैंने बोला? ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी, ये बनी एक दूसरी कंडीशन। मल्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है? इफ पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो, देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। यहां से दोस्तों हमें ऑर्डर का भी पता लग जाता है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर बनेगा, यानी ऑर्डर ऑफ ए डॉट बी का, ये कितना होगा? वो होता है ये 2 बाय 3, ये होता है ऑर्डर। ये होता है ऑर्डर। समझ गए? तो 2 बाय 3 इज द ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स। जो मल्टी गुणा करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बन जाएगा, वो इस ऑर्डर का होगा। लेकिन आपको कभी एग्जामिनर मल्टीप्लिकेशन को नहीं देगा एग्जाम में, आपको पूछ लेगा ये क्या, इन मैट्रिक्स की चार ऑप्शन जो होंगे, दो दो मैट्रिक्स के पेयर गिवन होंगे, पूछेगा बताओ किसके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो क्या चेक करोगे? ये चेक करो कि पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर होंगे। अगर ये बराबर हो गए देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज नॉट। और एक बात और याद रखना, यहाँ पे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। ये भी आपको जो है याद रखना है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर? यस और नो, जो कि मैंने क्लास के शुरू में आपको बोला कि आपको क्या क्या याद रखना है, यस और नो कीजिएगा। काफी एस्पिरेंट्स लेट ज्वाइन किया,
उनको मैं बता दूं, मैट्रिक्स से एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। आपको छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, यानी कंडीशंस। कंडीशन के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना। मैट्रिक्स बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, तो इसकी कंडीशन एग्जामिनर पूछता है। चलेंगे, बिल्कुल ठीक है, अब मैं आगे चलूंगा। सुनना आगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? बड़े ध्यान से देखना। ये होता है ट्रांसपोज। ए टी से डिनोट करते हैं, ए डैश से डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है नंबर ऑफ रो के कॉलम बना देना, नंबर ऑफ कॉलम के रो बना देना। बस इतना याद रखना। क्या कहा मैंने? रो की आपको कॉलम बनानी है, और कॉलम के आपको रो बनाने हैं। बस कंडीशन देख लेना। करने को कभी नहीं देंगे, अगर दे भी दिया तो कोई बात नहीं। बड़े ध्यान से देखो, जैसे ये मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज बोलेंगे तो डैश लगेगा। तो देखो, है ये रो है, इसका कॉलम बना दो। 3 4, ये कॉलम बना दो। इसका ट्रांसपोज ये आया कि नंबर ऑफ रो के कॉलम बनाने हैं, कॉलम की रो बनानी है। अब देखो ध्यान से, ए जमा बी का ट्रांसपोज, ये डैश मतलब ट्रांसपोज, ये किसके बराबर होता है? ये होता है ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज। यानी कोई दो मैट्रिक्स है, जिनका सम करके ट्रांसपोज करेंगे, वो किसके बराबर होगा? अकेले अकेले उन दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर। ए डैश बी डैश, ये याद रखना। ये कंडीशन पूछी जा सकती है आगे। ए डॉट बी का ट्रांसपोज ये होता है बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। देखो ध्यान से, अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दे, उसका ट्रांसपोज हो, उन दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर होगा। यानी, और देखो पैटर्न भी चेंज हो गया, ए डॉट बी नहीं, बी डॉट ए अब आएगा। हमने पहले भी पढ़ा, और ये कॉम्पिटेटिव नहीं होती, यानी ए डॉट बी बी डॉट ए कभी नहीं होगा। याद रखना, ए डॉट बी बी डॉट ए कभी नहीं होता। नॉट कॉम्यूटेटिव होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ट्रांसपोज में कंडीशन पढ़ना, जब ए डॉट बी का ट्रांसपोज इकट्ठा निकलेगा, वो होगा बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। तो ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो खुद ही आ जाए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो खुद ही आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है इन्हें? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे लेकर चलूंगा। सिमेट्रिक की मैं मैंने बात की, तो मैं स्क्यू सिमेट्रिक भी करवा दूंगा। स्क्यू सिमेट्रिक। अभी यहां से नीचे जो भी वैल्यू लिखवाने जा रहा हूं, वो सारी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। अभी तक जितने भी टीजीटी एग्जाम हुए हैं हिमाचल को, अभी मैं ना यहाँ से यहाँ तक कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा। यहीं से क्वेश्चन बना है हमेशा मैट्रिक्स से। जितने भी एनवीएस कमीशन, केवीएस कमीशन, ठीक है, हरियाणा बोर्ड का, चंडीगढ़ बोर्ड का, जितने भी नॉन मेडिकल का कमीशन हुआ है टीजीटी एग्जाम को लेकर, अभी यहां से यहां तक कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा, हमेशा यहीं से क्वेश्चन पुट हुए हैं। ईएमआईआरएस का एग्जाम भी। तो आप समझ गए कि वो क्या पूछेंगे हमसे? बड़े ध्यान से देखिएगा। और क्यों बता रहा हूँ भाई, जो क्वेश्चन वहां पे रिपीट होते हैं ना, वही हमारे कमीशन में भी डालते हैं, क्योंकि सभी का पैटर्न ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस सभी का सेम है। डीएसएस भी थोड़ा सा हाई जाता है, ठीक है, चंडीगढ़ कमीशन मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, हरियाणा का, हमारा ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, इन सबका मैथमेटिक्स सिमिलर है। सबका सिमिलर है, हल्का हल्का चेंज होता है, तो क्वेश्चन भी सबके सिमिलर डलते हैं। तो ये ध्यान रखना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो। ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो। एग्जाम्पल देता हूं एक। 0 -5 5 0।
ये कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए। ठीक। हम ए डैश निकालेंगे। 0 - 5, 5 0, ये आ गया ए डैश। इसका माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले लिया। 0 कॉमन लिया, यहाँ पे जमा का 5, यहाँ पे -5, यहाँ पे 0। तो आप चेक करो ये किसके बराबर है, ये तो ए के बराबर है, जो किसके बराबर हो गया, माइनस है। तो यहां से क्या निकला, ए डैश इज इक्वल टू -a। तो ध्यान रखना, एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाता है, जब ए डैश -a के बराबर होता है। ये याद रखना। नई कंडीशन सुनना ध्यान से, एक कंडीशन और सुनना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल हमेशा 0 होते हैं। ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल 0 ना हो, वो कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक बन ही नहीं सकता। तो ये भी कंडीशन बन जाती है। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, याद रखना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कभी अलग नहीं हो सकते, हमेशा वो 0 ही होंगे। अगर 0 नहीं होंगे तो वो मैट्रिक्स कभी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। आगे चलिएगा, आगे चलिएगा। कोई मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स जमा उसका ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स जमा उसका ट्रांसपोज, ये है ट्रांसपोज, हमने सीखा। किसी मैट्रिक्स में जब उसके ट्रांसपोज को ऐड किया जाता है, वो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक बन जाता है। इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बस कंडीशन एक है कि ए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर 1 में आगे लेकर चलूंगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इससे इसका मैं ट्रांसपोज माइनस कर दूं, तो ये वाला मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलता है। इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये कंडीशंस एग्जाम में पूछी गई हैं दोस्तों, वेरियस एग्जाम में। बहुत सारे अलग अलग स्टेट के, सेंटर के, टीजीटी कमीशन में मैट्रिक्स वाले टॉपिक से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ए जमा ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, क्या है ये चीज, तो पता होना चाहिए सिमेट्रिक होता है। ए माइनस ए डैश क्या है, पता होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। यहीं पे ध्यान से सुनना, यहीं पे एक बात और लिखवा रहा हूं। सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। क्योंकि मैट्रिक्स वो कभी आपको सिंपल सा क्वेश्चन नहीं देंगे, सबको पता है। आप ग्रेजुएशन करके आए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आप में से बहुतों के पास होंगे। आप खुद सोचना कि मैट्रिक्स से वो मल्टीप्लिकेशन आपको देंगे, नेवर। वो वहां से एडिशन देंगे, नेवर। क्वेश्चन ऐसे हिस्सों से ही पढ़ेंगे इस चैप्टर के आपको, कि ए प्लस ए डैश क्या है। जिसने डीप पढ़ा होगा वो कर जाएगा आंसर, कि ए जमा ए डैश है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमेशा याद रखना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इट इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, भाई ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां तक नोट डाउन कर लिया, यस और नो बोलना, फिर आगे चलूंगा। ये इसी इंपॉर्टेंट हिस्से का भी पार्ट है, अभी खत्म नहीं हुआ। जहां पे खत्म होगा मैं बोलूंगा। मतलब अभी जो लिखवा रहा हूं, ये आपको हर हाल में कैसे भी करके याद करना है, बस। ये इसी इंपॉर्टेंट का भी फर्दर पार्ट है, यानी ये वाला हिस्सा भी स्किप नहीं करना है। आगे चलो। इफ ए
and B. If A and B are symmetric, if A and B are symmetric, then AB is also. Then इन दोनों का प्रोडक्ट A डॉट B इज आल्सो, ये पूछा गया था। ए बी इज आल्सो, ये किसके बराबर होता है? ये चंडीगढ़ टीएसटी में आया हुआ है पेपर, क्योंकि मैंने वो दिया है, इसलिए मुझे ये याद है। ठीक है, ये डिटो क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना इट इज आल्सो सिमेट्रिक। ये भी क्या होती है उनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। आगे चलो, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, आगे चलो। ए एंड बी आर सिमेट्रिक इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक। क्या होता है सिमेट्रिक? अभी हमने पढ़ा, जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और बी है, वो दोनों सिमेट्रिक हैं, देन देन ए बी माइनस बी ए बी का प्रोडक्ट बी ए का प्रोडक्ट, इन दोनों का डिफरेंस ये किसके बराबर होगा? इज, याद रखना ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्री क्या हो गया? जिनका ट्रांसपोज उसके ही बराबर हो लेकिन विद माइनस साइन, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन केवीएस के एग्जाम में और एनवीएस के एग्जाम में, दोनों, एक अभी लगभग 4 साल पहले एग्जाम हो, दोनों में जो है ये वाले क्वेश्चन आ चुका है। आगे, ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ध्यान से सुनना। ए इज बोथ, कोई मैट्रिक्स है जो दोनों है, बोथ सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो हमेशा जीरो मैट्रिक्स होगा। हमारे पास ऐसा कोई भी मैट्रिक्स नहीं है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, एक्सेप्ट वन, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज जीरो मैट्रिक्स। इसके अलावा और कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। यानी याद रखना, जिस भी मैट्रिक्स में डिजिट्स आ गए, वो दोनों का भी नहीं हो सकता। या तो आइदर वो सिमेट्रिक ही होगा, या तो आइदर वो स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। अगर वो दोनों हुआ, वो होगा जीरो मैट्रिक्स, वो होगा जीरो मैट्रिक्स, याद रखना। आगे चलूंगा, आगे लेकर चलूंगा। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स को उसका रेसिप्रोकल भी कहते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स is also equal to reciprocal of that matrix. Reciprocal of that matrix. ये भी आपने याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स उसका क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल कहलाता है। कभी भी इनवर्स कैसे, क्या कंडीशन है? ए बी, अगर ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर हो और ये आइडेंटिटी निकल जाए, then A is inverse of B and B is inverse of A. What is the condition for inverse of a matrix? If A dot B is equal to I, जो B dot A के भी बराबर होना चाहिए। यानी A dot B, ए बी को बी ए लिख सके और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, देन ए इज द इनवर्स ऑफ बी और बी इज द इनवर्स ऑफ ए। सिंपल कंडीशन है ऐसी, ए बी आना चाहिए आई, दैट्स इट। ये है हमारा क्या? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और रेसिप्रोकल ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अभी एक दो कंडीशंस और हैं, उनको भी लिखवा देता हूँ, उसके बाद रिकॉल करवाता हूँ चीजें अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है, ए बी का इनवर्स ये होना चाहिए बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के बराबर, जैसे ये था ना ट्रांसपोज हमारा। एक सेकंड है ना, हम इनवर्स की बात कर रहे हैं।
कभी भी किसी का इनवर्स जब निकलता है तो इतना समझो ए डॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब देखो इससे होता क्या है, ए डॉट बी अगर मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ये कहलाता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए कितना निकला, 1/b, और बी कितना निकला, 1/a। तो ये क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। दैट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये याद रखना बस कंडीशन यहां पर। अगर अब यहां पे मैंने एक कंडीशन और ऐड करवाई, कोई मैट्रिक्स ए है जो बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। व्हाट इज आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है यूनिट मैट्रिक्स, ये भी याद रखना। ये जो आई है ना, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स याद करो, 1 0 0 1, 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है हमारा कौन सा मैट्रिक्स, 3 by 3 का आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स। ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन और लिखवाई, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक, यहीं पर दो तीन कंडीशन और लिखवा देता हूं। यहीं पर दो तीन कंडीशन और लिखवा देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, बड़े ध्यान से सुनो। इफ ए मल्टीप्लीकेशन ए ट्रांसपोज, ए मल्टीप्लीकेशन ए ट्रांसपोज, ये होना चाहिए आइडेंटिटी आई। ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन। ए मल्टीप्लीकेशन ए का ट्रांसपोज, ये है किसके बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, यहीं पे आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स कौन होता है, इफ ए स्केयर ए के बराबर हो। कंडीशन ध्यान से सुनो ना, और मेरे से लिख भी लेना। मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया, इन्हीं कंडीशन से ही एक क्वेश्चन पुट होगा। आइडम पोटेंट क्या होगा कि किसी मैट्रिक्स को उसी से गुना कर दी, वो हो गया आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। लेकिन वो वही मैट्रिक्स आना चाहिए जो वो खुद है। ए का स्क्वायर क्या हुआ, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, किसी मैट्रिक्स को उसी से गुना की, अगेन वही मैट्रिक्स आ गया। दैट इज नोन एज आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। अब यहां पे एक आता है नील पोटेंट मैट्रिक्स, यहां लिखवा रहा हूं, ठीक है। नील पोटेंट, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। ए की पावर p इज इक्वल टू 0, जहां पर ये p क्या है, ऑर्डर है। मैं आपको बताऊंगा, मतलब समझना इसका। व्हाट इज द कंडीशन फॉर नील पोटेंट, भाई ए की पावर p इज इक्वल टू 0, इसका मतलब पता क्या हुआ, ध्यान से सुनना, यस और नो करना फिर अगर ये क्लियर हुआ कि नहीं। कोई मैट्रिक्स है, मान लो मैं मैट्रिक्स हूं, मैंने खुद को खुद से गुणा की, खुद को खुद से मल्टीप्लिकेशन किया, मैं जीरो आना चाहिए। अगर मैं जीरो आ गया तो मैं हूं निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मान लो मैं मैट्रिक्स, मैंने खुद को खुद से गुना की, मैं जीरो नहीं आया, 2 बार गुना, फिर से मैंने खुद को खुद से गुना की, मतलब मैंने खुद को 3 बार गुना की, मैं मैट्रिक्स फिर से मैं मैट्रिक्स, दोनों की गुना, फिर से मैं 3 की गुना, यानी ए की पावर 3 पे अगर जीरो आया तो मैं हो गया निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मान लो 3 पे भी गुना करने पे जीरो नहीं आया, मैं ए की पावर 4, मतलब मेरे को खुद से 4 बार गुना करना पड़ी तब मैं जीरो आया, तो मैं हो गया निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। अब बताओ, यहां तक सारी चीजें क्लियर, सभी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, यस और नो। ये था पूरा बेसिक आपका किसका, मैट्रिक्स का। यहाँ पे मैंने कोई आपको प्लस माइनस करना नहीं सिखाया मैट्रिक्स में, ठीक है। मैंने आपको काम की चीजें सिखाई, प्लस माइनस तो नहीं भी पढ़ते तो भी कर लेते आप, कर लेते कि नहीं, यस और नो चाहूंगा आपसे।
अगर मैं प्लस माइनस नहीं भी करवाऊं ना इनका, क्या कर नहीं पाओगे आप सारे प्लस माइनस? तो इसलिए मैंने सिर्फ काम की चीजें बताई जो बुक में रेयर मिलती हैं। जैसे नील पोटेंट हो गया, आइडम पोटेंट हो गया, ये ग्रेजुएशन का है, लेकिन ये पूछा जा सकता है ना। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ये वाले कि ए बी माइनस बी ए, और एग्जाम में इन्हीं हिस्सों से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं हिस्सों से क्वेश्चन बनते हैं। अब थोड़ी सी चीजें और बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। बाकी कंडीशन तो ये याद करके ही होगी, अदरवाइज कंडीशन नहीं होगी, है ना। बड़े ध्यान से सुनना। बताओ, बताओ कितना होगा, बताओ। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपका क्या आंसर आएगा? इट इज दो, इट इज दो। क्या आएगा? इट इज टू। ठीक है, ध्यान से। एक और क्वेश्चन। व्हाट इज अ ट्रेस? पता लगा ना ये मैट्रिक्स कौन सा है? इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट एक दो चार। तो कितना आ गया? बिल्कुल सही जवाब है आपका, चार पांच छह और एक सात। कितना आ गया? सात आ गया। ठीक, आगे चलो। अभी ना मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको, वहां से फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। दो तीन चीजें और आपको बताना चाहूंगा, वहां से सारी चीजें और क्लियर होंगे। क्वेश्चन करवाता हूं, उससे क्लियर होगा अच्छे से। क्वेश्चन देखना आप। क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज एट एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। इफ अ मैट्रिक्स हैज एट एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स के आठ एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, या हाउ मैनी, हाउ एंड व्हाट, दोनों बताना। हाउ एंड व्हाट या हाउ होगा तो मैनी आएगा। हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, बताओ। आंसर दो मुझे इसका। कोई मैट्रिक्स है जिसके आठ एलिमेंट है। मैंने अगेन कहा आपको भैया, मैट्रिक्स से क्वेश्चन आएगा तो आसान नहीं आएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? फोर पॉसिबल ऑर्डर। कौन कौन से? देखो हम क्या करते हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना। ये है कोई मैट्रिक्स ए बी सी डी, भैया दो बाय दो का है, तो ये है ऑर्डर इसका, जिसमें आठ एलिमेंट है। तो या तो वो दो बाय चार का हो, या तो वो चार बाय दो का हो, ठीक है, या तो वो एक बाय आठ का हो, या तो वो आठ बाय एक का हो। ये है पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास, कि दो रो चार कॉलम, चार रो दो कॉलम, एक रो आठ कॉलम, या आठ कॉलम एक रो। यही पॉसिबल ऑर्डर है। आप मुझे बताना, 13 एलिमेंट है, पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं? मैंने आपसे ये नहीं पूछा कौन कौन, मैंने सिर्फ ये पूछा कितने हैं। पॉसिबल ऑर्डर 13 एलिमेंट है, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर दे एलिमेंट इट कैन हैव, मैट्रिक्स इट कैन हैव। जल्दी बताओ कितने। बिल्कुल सही जवाब है आपका, दो ही हैं। एक गुना तेरह और तेरह गुना नौ, एक। अंतिम बताना मुझे, 9 एलिमेंट है, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, 9 एलिमेंट। यस, इट कैन हैव थ्री पॉसिबल ऑर्डर, 1/9, 9/1 और 3/3, यानी दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे, बिल्कुल ठीक, और एक स्केयर मैट्रिक्स होगा 3/3 का। यही पॉसिबल ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन,
बड़े ध्यान से देखना। एम बाय एन इज अ स्केयर मैट्रिक्स इफ, कंडीशन क्या होगी बताओ। m is less than n, m is greater than n, m is equal to n and m is cannot equal to n। बताओ कंडीशन, बताओ। बिल्कुल ठीक है कि भाई हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। और कंडीशन क्या होगी, m इज इक्वल टू n, तभी वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाया। अब एक और क्वेश्चन देखना, आसान है, इजी वन है, आपने पहले पढ़ा भी है। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 बाय 3 गिवन है कि 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, तो कितने पॉसिबल होंगे ऑर्डर उसके, विद एंट्री 0, 1। एंट्री 0 और 1 ही होनी चाहिए। एक बार फिर से पढ़ो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, एक सेकंड है ना, उल्ट, एक सेकंड, एक स्टेटमेंट उल्टी होगी यहाँ पे ना, हमने ऑर्डर पूछ लिया जबकि ऑर्डर नहीं था। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर उल्टा लिख दिया था हमने, 3 बाय 3 विद एंट्री 0, 1। ऑप्शन ए है 512, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 81, ऑप्शन डी है 18। करो, हाउ मेनी, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3, भाई ऑर्डर 3 बाय 3 ही चाहिए हमें, लेकिन कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं ऐसे, देखना बड़े ध्यान से। ये है मैट्रिक्स 3 बाय 3 का, मतलब यहां पे होगा, यहां पे, यहां, ठीक है। कितनी एंट्री हमारे पास है, मतलब इस पहली जगह को मैं कितने तरीकों से फिल कर सकता हूं, परमुटेशन। इस जगह को फिल करने के लिए मेरे पास क्या है, या तो 0 है या तो 1 है। इस जगह को भरने के लिए या तो 0 है या तो 1 है, 0, 1, या तो 0 भर सकता हूं या तो 1 भर सकता हूं। ठीक है, देखो, बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना, आपने आंसर किया। हर जगह को भरने के लिए इन्होंने बोला एंट्री 0 और 1 ही हमें चाहिए। कितनी जगह टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 जगह है। हर जगह को दो दो तरीकों से भर सकता हूं, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, कितना आ गया, 2 की पावर 9, दैट इज 512। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर 3 बाय 3 विद एंट्री 0, 1, 2 की पावर 9। यही सेम क्वेश्चन मैं पूछता आपसे विद एंट्री 0, 1, 2, बताओ आंसर, कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं अगर एंट्री 0 है, 1 है, 2 है। अब देखो, एक जगह को भरने के लिए 3 हमारे पास है, 3 गुना 3 गुना 3, तो आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 9। क्वेश्चन समझे ये, यस और नो चाहूंगा आप सभी से। क्वेश्चन क्लियर हुआ, बताओ क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, अब एक प्लस माइनस का आसान सा क्वेश्चन आप सबको दे देता हूं, बड़े ध्यान से देखना। आसान सा क्वेश्चन है, x इंटू 2/3 जमा का y इंटू -1/a, इट इज इक्वल टू 10/5। फाइंड x, फाइंड y, कर दो, ये सिर्फ आप ही करोगे, x और y निकालो बस। करो, आराम से करो।
सिंपल प्लस माइनस का खेल है। आप कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि आपको लग रहा है हम मैट्रिक्स कर रहे हैं, है ना? और वाकई हम मैट्रिक्स कर रहे हैं। चलो एक हिंट देता हूँ, 30 सेकंड फिर और दूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। भूल जाओ हमें मैट्रिक्स आता है, हमारे मन में मैट्रिक्स टॉपिक ही नहीं। अब करना, हमारे मन में सिंपल इक्वेशंस है, मैट्रिक्स टॉपिक ही नहीं हमारे माइंड में कि हमने मैट्रिक्स पढ़ा है, क्या होता है मैट्रिक्स हम नहीं जानते। अब करो सॉल्व, सिंपल इक्वेशन जो लिखा है दैट्स इट। 30 सेकंड दिए अभी सिर्फ। बीच में इक्वल टू लगा, इक्वेट करो। 2x - y = 10, 3x जमा का y = 5, ऐसे तो करते हैं। ऐड कर दिया, 3 × 2 = 5x, 15x, 3 आ गया, तो y कितना आएगा? -4। y कितना आएगा? -4 आएगा। ठीक है, तो ये होना था क्वेश्चन से। 3x + 7, y + 1, 5 और 2 - 3x। ठीक, बड़े ध्यान से देखना। इट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? बड़े ध्यान से देखो। 0, y - 2, 8, 4। 8, 4। आपको x और y निकालना है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। ऑप्शन ए है x, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। अब तक आपने आंसर निकाल दिए होंगे, है ना? अब मुझे आंसर बता दो। अभी तक आपने आंसर निकाल दिए होंगे, अब मुझे सभी आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, चेक किया जाएगा। सभी का आंसर आ गया? जल्दी से बता दो, है ना, कौन सा जो है हमारा सही आंसर होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहां से जब इक्वेट करेंगे, हम जानते हैं 3x + 7 = 0, x - 7/3, ये निकला। ठीक, और y - 2 करेंगे यहां से, =5, तो यहां से y 7 निकलेगा। लेकिन रुकना, गोला लगाने से पहले, x कहीं और भी है, यहां पे भी y है, तो y = 1 y तो 7 निकला। यहां पे देख लेते हैं, 2 - 3x = 4, 2 - 4 = 3x, -2 = 3x, x आ गया -2/3। x कितना आ गया? -2/3। तो यहां पे इस मैट्रिक्स में x की दो वैल्यू गिवन हो गई। नंबर वन इज -7/3 एंड नंबर टू x -2/3, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी एक मैट्रिक्स में x की दो वैल्यू आना पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर फिर क्या होगा? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हम x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते यहां पर। आप समझ गए मेरी बात? हाँ, मेरी बात समझ गए। एक मैट्रिक्स में x की दो वैल्यू आ गई इक्वेट करके, भाई विच इज नॉट पॉसिबल। यहां से x ये -7/3 दे रहा, और उसी इक्वेशन में दूसरे जगह पर x हमें -2/3 दे रहा। तो x की तो दो वैल्यू आ गई जो पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ना होके फिर आ जाएगा
नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कि हम फाइंड नहीं कर सकते भाई। कभी x -8/3 होगा, कभी x -2/3 होगा, तो कहीं ना कहीं पक्का कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी है, तो हमारा आंसर नॉट पॉसिबल टू फाइंड। आगे लेकर चलूंगा आपको, है ना, ये भी आसान क्वेश्चन था, बड़े ध्यान से समझना अगला क्वेश्चन। आंसर मुझे आप ही से चाहिए, आंसर आप ही से लूंगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। एक्स एंड जेड, एक्स और जेड आर मैट्रिसेस, आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n कॉमा n/p। एक्स और जेड कोई मैट्रिक्स है 2/n और, एक सेकंड, 2/n और 2/p का, 2/n एंड 2/p का एक्स और जेड कोई दो मैट्रिसेस है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ n इज इक्वल टू p, n जो है p के बराबर है, देन देन ऑर्डर ऑफ 7x - 5z, इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑप्शन मैं दूंगा आपको। ऑप्शन ए है p क्रॉस 2, ऑप्शन बी है 2 × n, ऑप्शन सी है n × 3, एंड ऑप्शन नंबर डी है p × n। आपका समय शुरू होता है अब, बताओ। करो। एक्स और जेड हमारे पास दो मैट्रिक्स है भाई, 2/n ऑर्डर का एक है, दूसरा 2/p का है। अगर n इस p के बराबर है, तो मुझे बताओ 7x - 5z का ऑर्डर कितना होगा? चार ऑप्शन आपके पास। करो। ऑप्शन नंबर बी, चेक करेंगे, सभी का आंसर आ जाना चाहिए अब तक। चलो भाई, बड़ा ध्यान से सुनना, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये है किस ऑर्डर का? 2/n का। अभी तो हमने क्वेश्चन किए, हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऑर्डर तो सेम रहता है। जैसे कि एक बात समझना मेरी, एक एग्जांपल दे रहा हूं। कोई मैट्रिक्स एक्स है, मान लो ABCD का, यानी 2/2 का है। कोई मैट्रिक्स है, मान लो जेड, ABEF, मान लो ये भी 2/2 का है। समझना बात को मेरे, ठीक है। हमने 7x किया, मान लो 7 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे 7 आया, ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको मान लो 5 से गुना किया, देखो 5, ऑर्डर पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब जब इन दोनों को माइनस करूंगा, तो वो भी 2/2 का आएगा। अगर मान लो इनको मैंने माइनस कर दिया, माइनस कब पॉसिबल होगा? जब ये बराबर ऑर्डर के होंगे, और माइनस भी जब करूंगा तो आंसर 2/2 ऑर्डर का आएगा। मतलब आपको ये पता लग गया भी, जब हम एडिशन करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, हमारा ऑर्डर सेम रहता है। अब देखो ध्यान से, ये था 2/n का, ये था 2/p का। तो जब 7x - 5z करूंगा, तो ये दोनों ही आंसर होंगे, या तो 2/n आएगा या 2/p आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि n इज इक्वल टू p, 2/n तो ऑप्शन में है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। अगर किसी ऑप्शन में 2/p भी होता, तो ये भी सही आंसर था भाई, क्योंकि ये दोनों बराबर ऑर्डर के हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ जिन एस्पायरेंट्स ने नहीं किया था? यस और नो चाहूंगा, फिर आगे चलूंगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? हमने किया क्या यहाँ पे? हमने सिर्फ ऑर्डर देखा जो हमसे पूछा था। कहीं पे कोई डाउट तो मुझसे पूछ लो, फिर आगे चलेंगे। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, है ना, बेहद आसान है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, जब मैंने आपको एडिशन करना सिखाया, मैंने आपको सब्ट्रैक्शन करना सिखाया। मैंने बोला एडिशन कब होती है? जब मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो, तभी एडिशन होती है। ऐसा नहीं कि 2/2 में इस 2/2 को ऐड करके 4/4 का मैट्रिक्स बनेगा, कभी कभी भी नहीं।
ठीक है। 3 बाय 3 मैट्रिक्स में 3 बाय 3 ऐड करूंगा तो 3 बाय 3 का ही बनेगा। 2 बाय 3 के मैट्रिक्स में 2 बाय 3 का ही ऐड होगा, 2 बाय 3 का सब्ट्रैक्ट होगा, फाइनल आंसर भी 2 बाय 3 ऑर्डर का आएगा। यहां पे मैट्रिक्स था 2 बाय n ऑर्डर का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 2 बाय 2 का। देखो मान लो ये 2 बाय 2 का, ये 2 बाय 2 का, इनको ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, वो भी 2 बाय 2 का होगा। तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स था 2 बाय n का, हमारे पास जेड मैट्रिक्स था 2 बाय p का। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो दोनों का ऑर्डर क्या आना चाहिए? इट में भी 2 बाय n, इट में भी 2 बाय p। क्यों? क्योंकि n और p बराबर है। इनको माइनस करने पे भी यही ऑर्डर आएगा, क्योंकि बराबर ऑर्डर ही ऐड होता है, बराबर ऑर्डर ही सब्ट्रैक्ट होता है। तो 2 बाय n ऑप्शन में था तो हमने आंसर किया। 2 बाय p ऑप्शन में होता तो हम आंसर इसे भी कर देते। क्वेश्चन क्लियर हो गया। p/2 भाई ये किसी का ऑर्डर नहीं, क्योंकि ऑर्डर अलग नहीं हो सकता। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम ऑर्डर रहेगा। n/p हो नहीं सकता, p/n हो नहीं सकता। बचेगा n 2 बाय n और 2 बाय p। इसी में से एक आंसर होगा। ठीक है, चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ A is a स्केयर मैट्रिक्स। ए क्या है भाई हमारे पास? स्केयर मैट्रिक्स है। और आपको कंडीशन दे दी ए स्केयर ए है। ए हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स, आपको कंडीशन दे दी ए स्केयर क्या है? ए है। देन आइडेंटिटी प्लस ए की क्यूब -3a -7a, इट इज इक्वल टू व्हाट? ये किसके बराबर होगा? ठीक है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है हमारे पास I-A, ऑप्शन सी है आई, और ऑप्शन डी हमारे पास है 3a। 1 मिनट आपको दूंगा, कीजिएगा, आराम से करना। करो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे किया? कुछ अलग हमने नहीं किया। ओपन करो, सॉल्व करो, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। देखेंगे, ओपन करेंगे। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब +3a² बी +3 b² a -7a। आइडेंटिटी को जितनी मर्जी बार गुना करो वो आइडेंटिटी ही रहेगी। प्लस ए की क्यूब को a² लिख रहा हूं। आई की आइडेंटिटी से गुना करूंगा 3a आएगा, +3a² -7a। देखो ध्यान से, a² कितना है भाई? a² a है, a² a है। इसे a लिखूंगा, अगेन a.a² बनेगा तो a² अगेन a है, जमा 3a +3a², a² a है, -7a। 3 3 6 और 1 7, तो 7 में से 7 गए, बचा क्या? आइडेंटिटी बचा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर जाऊंगा, एक सेकंड दीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, बड़े ध्यान से देखना। मैट्रिक्स ए, अल्फा, बीटा, गामा, -अल्फा। आराम से देखना क्वेश्चन। अल्फा, बीटा, गामा, -अल्फा, सच दैट
सच दैट ए स्केयर इज इक्वल टू आई, देन क्या होगा? ऑप्शन ए, एक जमा अल्फा स्केयर जमा बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन बी, एक माइनस अल्फा स्केयर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन नंबर सी, एक माइनस अल्फा स्केयर जमा बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो। और ऑप्शन नंबर डी है, एक जमा अल्फा स्केयर माइनस बीटा गामा इट इज इक्वल टू जीरो। 1 मिनट मिलेगा, आंसर करें। बेहद आसान क्वेश्चन है ना? 1 प्लस अल्फा स्केयर है, ठीक है। यहाँ पे टाइमर चल रहा है, फिर भी एक बार कहना चाहता हूँ, ये 1 प्लस अल्फा स्केयर है। करो। आराम से करना। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन की नीड पड़ गई। इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन की नीड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर हम कभी कर निकाल पाएंगे जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना आती होगी। देन तो फिर इक्वेशन इक्वेट करके निकल जाएगा। तो पहले तो मल्टीप्लिकेशन एक बार कर लेते हैं। मैं यहां पे करूंगा। जिनको पहले अच्छे से क्लियर नहीं हुआ वो एक बार अगेन देखें। जिनको क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा, यही है ना? अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये हो गया ए डॉट ए। अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, 2 बाय 2 का है। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इसके इसके रो के बराबर है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। यहां से ऐसे चलते हैं, यहां से नीचे की तरफ चलते हैं, और ये भी 2 बाय 2 का ही आएगा। ठीक है, आराम से देखो। अल्फा स्केयर थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, है ना? देखो, अल्फा स्केयर जमा बीटा गामा। दूसरा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। आगे चलो। गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा। आगे चलो। अल्फा बीटा, माफ चाहूंगा, गामा बीटा और माइनस माइनस जमा का अल्फा स्क्वायर इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1001। अब ध्यान से देखो, अब हम ऑप्शन देखेंगे। सारे के सारे ऑप्शन देखो किसमें है, बीटा गामा बीटा गामा बीटा गामा बीटा गामा। मतलब बीटा गामा यहाँ पे हमारे पास है, ये तो देखो जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया। हम इक्वेट करेंगे, या तो इसको इक्वेट करो 1 के साथ, या इसको इक्वेट करो 1 के साथ, है ना? अब ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर ने आंसर क्या दिया है। भाई उसने गामा बीटा में, अच्छा ये भी वही हो गया क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? चलो देख लेते हैं ना आंसर, क्योंकि सेम ही चीज है, आगे पीछे लिखा है। अल्फा स्केयर जमा बीटा गामा इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इनको सबको दूसरी तरफ ले जाऊंगा। एक माइनस अल्फा स्केयर माइनस बीटा गामा इट इज इक्वल टू जीरो। कौन सा ऑप्शन? एक माइनस अल्फा स्केयर माइनस बीटा गामा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही जवाब आ गया। यहां से भी वही निकल जाएगा, है ना? 1 माइनस अल्फा स्केयर माइनस बीटा गामा, यहां से भी वही निकल जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गई है दोनों? यस और नो चाहूंगा अब आप सभी से, एक नजर मार लो फिर बताना मुझे। क्वेश्चन क्लियर हो गए? ठीक है। आसान है। मैट्रिक्स देखो बहुत टिपिकल नहीं है, बेहद आसान है। बस आपको ना छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना, लिखने में तो बहुत समय लग जाएगा। सुनो ना क्वेश्चन।
A and B are symmetric matrix, then AB minus BA is equal to, बताओ, A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक्स, जीरो, आइडेंटिटी या स्क्यू सिमेट्रिक? बिल्कुल सही जवाब है आपका, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कल ही हमने ये कंडीशंस पढ़ी थी, कल ही हमने ये कंडीशंस पढ़ी थी, है ना? बिल्कुल ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे, सुनना ध्यान से। अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये कौन सा मैट्रिक्स है? कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बोथ होता है? बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है? चार ऑप्शन दे देता हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड नन ऑफ द अबव। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, दैट इज, क्या जवाब है? बिल्कुल ठीक है, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक, एक और क्वेश्चन करना, आसान है। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, गिवन है आपको। ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, गिवन है आपको, आपसे पूछा है अल्फा इज इक्वल टू, ऑप्शन ए पाई बटे छ, ऑप्शन बी पाई बटे तीन, ऑप्शन सी पाई, ऑप्शन डी 3 पाई बटे 2। करना, 1 मिनट, आसान क्वेश्चन है, करो। इसमें तक तो आंसर आ जाना चाहिए था आपका, ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री पाई बटा 3। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सभी का आ गया ना, करवाने की मुझे नहीं लगता नीड है। देखो भाई, आप इसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज हमने कल ही किया था, रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ, है ना? मे बी वहां पे कितना बनेगा, कॉस 2 कॉस अल्फा 1 आ जाएगा, तो कॉस अल्फा 1/2 आएगा, तो जो 60 डिग्री होता है, तो पाई बटे 3 विल बी राइट आंसर। ठीक है, इसको करवाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन बेहद आसान है। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, कई बार वैसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, देखना ध्यान से। कभी आपको ऐसे होगा, a i j 1/2 मॉड ऑफ आयोटा माइनस, आई माफी चाहूंगा, आयोटा नहीं है, i-3j, ठीक है, ऐसे होगा। आपको बोला जाएगा, मैं तो चलो पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, मैं आपको बोलूंगा कि कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स करो कंस्ट्रक्ट, जहां पे ये आपके पास है। आपको एग्जामिनर बोल सकता है कि तीसरे रो का दूसरा कॉलम, ये वाली पोजीशन निकालो। आपको एग्जामिनर बोल सकता है तीसरे रो की तीसरा कॉलम निकालो। हम तो सीधा कहूंगा मैं कि पूरा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। अब देखो ध्यान से, आई जे हमने कल ही पढ़ा था, ये रो होते हैं, ये कॉलम होते हैं, ठीक है, ये होता है कोई मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 का, ये है A11, A12, A13, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, आगे A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब एग्जामिनर पूछ सकता है, ये बताओ भाई, सेकंड रो का थर्ड कॉलम बताओ कितना होगा, जहां पर ए आई जे ये इतना है, तो ये वैल्यू यहां पे पुट की जाएगी, तो A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1/2 मॉड ऑफ 2 - 3 × 9, ये नहीं होगा? हाँ, तो ये कितना आएगा भाई, 7/2। समझ गए?
समझ गए? तो मुझे बताओ A33 कितना आएगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम बताओ कितना आएगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना आएगा? बताओ थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना आएगा? -3। तीन माइनस तो आ ही नहीं सकता। हाँ जी, 3 आएगा क्योंकि मॉडुलस मैंने लगाया है। ठीक है, चलो समझ गए आप ये भी। ऐसे आपको कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। 3/4 का मैट्रिक्स दे सकता है, 4/3 का दे सकता है, तो आप समझ गए। पहला वाला रो होता है, दूसरे वाला कॉलम होता है। ठीक है, चलो भाई ये भी क्लियर हो गया। अब आपने मुझे क्वेश्चन करके देना है 2x 5 7 y-3। बड़े ध्यान से देखना, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। +3 - 4 1 2। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, आगे है 7 6 7 6 15 14। आपको निकालना है x और आपको निकालना है y। आप जैसे मर्जी निकालो, मुझे आंसर चाहिए। करो, स्पीड के साथ करना। 2, 15। 5 भी अलग अलग क्यों आया? 15 या 5 है ना, अलग अलग आया। चलो भाई, कोई और आंसर कर दो। कितना आया? देखो यहाँ पे ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 4 और 15। 4 और 15। अब पहले वाला गलत हो गया। पांच, कोई 5 कह रहा, कोई 15 कह रहा। चलो आओ भाई देख लेते हैं ना, बड़े ध्यान से। चलो देख लेंगे। चलो देख लेंगे। आ जाओ। हमें देखो ना पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं, इन्होंने एक्स और वाई बोला। हम सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व करेंगे। देखो 2 से मल्टीप्लाई 2x जमा का 3, कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 2x, 7 में से 3 गए 4, x कितना आ गया? 2। पहला काम तो खत्म। पहला काम तो खत्म। अब y निकालेंगे। हमें पता है ये वाला हिस्सा यहीं पे ऐड होगा और इसी को ही इक्वेट करना है। तो कितना आएगा? y-3। माफी चाहूंगा, 2 से गुना भी है। 2y-6 जमा का 2 इट इज इक्वल टू 14। 2y-4 इट इज इक्वल टू 14। 2y इट इज इक्वल टू 14 4 16। y इज इक्वल टू 8। मेरा तो सभी से अलग आ गया। एक बार फिर से मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, है ना। एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैंने क्या गड़बड़ कर ली। देखो 2y-6 जमा का 2 इट इज इक्वल टू 14। 2y-4 इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू 16। y इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन क्लियर? आपका 5 कैसे आया? आपने किया y-3। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। क्वेश्चन क्लियर, यस और नो? कि x 2 है और y 8 है। हाँ जी, मल्टीप्लाई करना भूल गए। सीधा कर गए आप। हाँ, चलो ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आप। 9 9 कैसे होगा? अच्छा, 14 + 4 18, ठीक है। 9 होगा। 14 4 18। हाँ जी, चलो भाई 9 होगा। हाँ जी, 14 4 18, बिल्कुल ठीक है। तो ये था आपका मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, इसकी थ्योरी जरूर पढ़ लेना। आज की ये क्वेश्चन तो ऐसे एक्स्ट्रा एड ऑन मैंने करवाए कि कहीं ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना है। ठीक है, बस अब एक अंतिम चीज करवाना चाहता हूं आपको। ठीक है, जो +1 +2 की बुक्स में नहीं मिलती लेकिन चांस है एग्जाम में पूछ लें हमसे। किस चीज की? रैंक निकालने की। है ना, ये ग्रेजुएशन की चीजें हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैं आपको कोई कंफ्यूज नहीं करूंगा। व्हाट इज रैंक मैं सीधी स्टेट भाषा में समझाता हूं और वैसे ही समझाऊंगा। रैंक क्या होता है? भाई आपने
रैंक के लिए कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी जो ग्रेजुएशन में पढ़ी, और कंफ्यूज होते थे ग्रेजुएशन में भी और ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी कि रैंक निकलता कैसे। सीधे आसान भाषा में समझो, रैंक पता क्या होता है? रैंक होता है कितनी लाइनें वहां पे हैं, सिंपल लेमैन भाषा। कितनी लाइंस वहां पे हैं मतलब आपकी मर्जी, जो मर्जी कंडीशन लगाओ, जीरो बनाओ, जीरो बना दो सबको। सभी जीरो बन गए तो आपका काम आसान, नहीं बने तो जितनी लाइंस बच गई ना, जितनी लाइंस बच गई वो हमारा रैंक निकलता है। मैं क्या कह रहा हूं आओ समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप अच्छे से समझोगे। लाइन का मतलब है मेरा रो से मैट्रिक्स के अंदर, समझे? लाइन पता होना चाहिए किस चीज की बात हो रही है। जैसे ये है एक, दो, तीन, ठीक है, चार, पांच, छ, और यहां पे मैं लिख देता हूं दो, चार, छह। बड़े ध्यान से देखना, ये एक मैट्रिक्स है, आपसे पूछ ले इसका रैंक कितना होगा भाई। मैंने क्या बोला? जितनी नॉन जीरो लाइनें होंगी, लाइनें मतलब रोज होंगी, वो मैट्रिक्स रैंक कहलाता है। यानी अगर बहुत लैंग्वेज में जाएं, आपने समझना, इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट रोज जितनी होंगी दैट इज द रैंक। और आसान भाषा में समझो, अब देखो मैं क्या करूंगा। मैं लगा रहा हूं R3 पे कंडीशन, R3 - 2R1। हमारी मर्जी है, आप चाहो सभी को जीरो बनाओ, बना दो जीरो, जितना जोर है जीरो बनाओ। देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, R3 - 2R1, 2 - 2 जीरो, 4 - 2 जीरो, 6 - 6 जीरो, हो गया ना? ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा इसको जीरो बनाने की, क्या मुझसे बनेगा? चेक करूंगा भाई। R2 के ऊपर कंडीशन लगा रहा हूं, अगर 6 को जीरो, देखो 4 को जीरो बनाना है तो R2 - 4R1, ठीक है, तो कितना आ गया? देखो, एक, दो, तीन, जीरो, 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 देखो, 4 - 4R1, ये भी जीरो, 5 - 8 -3, 6 - 4 × 3 = 12 -6 भाई। पहला जीरो बन गया लेकिन आगे वाले जीरो नहीं बने। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, अब नहीं बनेंगे जीरो। तो आपका रैंक कितना निकला? कितनी इंडिपेंडेंट टर्म निकली? एक ए, एक ये। तो इसका रैंक निकला दो। जो जीरो जीरो बन जाएगी वो काउंट नहीं करनी है। मेरी बात तो समझ गए? जो जीरो जीरो बनेगी वो काउंट नहीं करनी है। आप जो मर्जी कंडीशन लगा दो, कोई स्पेसिफिक नहीं है। आपने बस कंडीशन लगानी कि जीरो 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 बन जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, और दो चार, दो चार, नौ। चलो भाई, बताओ मुझे इसका रैंक कितना होगा। ये अंतिम क्वेश्चन, इसका रैंक बताओ। इसका रैंक बताओ मुझे। चॉइस आपके, जैसे मर्जी करो, रैंक निकालो। व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स? टाइमर की लिमिट नहीं है, बस निकाल दो। बताओ, अब तक तो आ गया होगा, कंडीशन लग गई होगी। तो ये जीरो बन गई, यस और नो करना। ये लाइन जीरो बन गई पूरी, यस और नो। ये लाइन जीरो बन गई, बताओ क्या इसको जीरो बना पाए किसी के रिस्पेक्ट में? यस और नो, बोलो। ऑपरेशन तो लगाना आते हैं आपको, प्लस माइनस ही करना है, इसके इसको को घटा दो, इससे इसको घटा दो, मल्टीप्लाई करके घटा दो।
हाँ ठीक है, नहीं बनी पूरी, कोई भी लाइन जीरो नहीं बनी कंप्लीट, कोई लाइन ये बनी जीरो, ये नहीं बनी तो कोई बात नहीं। ये बनी जीरो, ये लाइन जीरो बनी, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगा के चार लगाऊंगा, नहीं कटेगी, दो नहीं बनेगी, ये भी जीरो। ये भी नहीं बनी, ये दो बने जीरो। ये भी नहीं बनी, तो कोई भी टर्म हमारी डिपेंडेंट नहीं, तीनों की तीनों इंडिपेंडेंट है। तो रैंक कितना निकला? एक दो तीन, तीन रैंक निकला। रैंक थ्री विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन क्लियर? और याद रखना, रैंक जिस ऑर्डर का होगा उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे इसका रैंक चार नहीं आ सकता, तीन हो सकता है, तीन से कम दो हो सकता है, दो से कम एक हो सकता है। ठीक, याद रखना। तो ये है रैंक आपका। आपने निकालनी इंडिपेंडेंट टर्म, बस जो डिपेंडेंट है उनको हटाओ वहां से, उनका जीरो बना दो। जो बच गई वो आपका रैंक, फिर वो चाहे सभी की सभी बच जाए कोई बात नहीं। ये लाइन भी बच सकते हैं, तो तीन रैंक, दो रैंक और एक रैंक निकल सकता है, बस चार रैंक नहीं हो सकता। आशा करता हूं मैट्रिक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले शुरुआत करेंगे डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट और सेट को मिला के एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, एक कभी दो क्वेश्चन हो जाएंगे। मैट्रिक्स से क्या आएगा? मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको बता दिया है कि वो वन टू जो पॉइंट होते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन, वो ज्यादातर पूछे जा सकते हैं। या मल्टीप्लिकेशन का पूछ लिया। डिटर्मिनेंट सेम चीज है भाई, सुनना। डिटर्मिनेंट को ट्राइंगल से डिनोट कर देते हैं, तो वहां पे घबराना मत, अब ये ट्राइंगल किस चीज क्या हो गई। डिटर्मिनेंट को ट्राइंगल से भी डिनोट करते हैं, इन दो लाइन से भी डिनोट करते हैं। होता क्या है डिटर्मिनेंट? ऐसे किसी सेट को इन दो लाइंस के बीच में लिखना, फॉर एग्जाम्पल एक, दो, तीन, चार। ठीक है, आपको आता है ये चीज, आपसे पूछा जाएगा इसको सॉल्व करो। भाई देखो, चार इस तरीके से करते हैं, फोर माइनस सिक्स इट इज इक्वल टू माइनस टू, इट इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट होता है। मैं अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एग्जामिनर कभी ये देगा आपको? नॉट पॉसिबल, कभी नहीं देगा। इसके ऊपर प्रॉपर्टीज दे सकता है, तो आओ देखते हैं। इफ टू लाइन्स आर, इफ टू लाइन्स आर आइडेंटिकल, अगर दो लाइंस आइडेंटिकल हैं, अगर दो लाइंस आइडेंटिकल हैं, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट में ए बी सी फिर पांच छह सात लिखा, तो इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की नीड नहीं, इट इज स्ट्रेट अवे जीरो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये डिटर्मिनेंट आ गया एक दो तीन, एक दो तीन, आठ नौ छ। इसको सॉल्व करने की नीड नहीं, स्ट्रेट अवे इसका आंसर जीरो लिखना। या ऐसे भी एग्जामिनर दे सकता है, अगर दो लाइंस आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। आगे चलो। इफ वन लाइन ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो, अगर एक लाइन जीरो है, उस केस में भी डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का जीरो होगा। मतलब क्या हुआ? ये एक लाइन कोई जीरो है, जरूरी नहीं रो हो, कॉलम भी हो सकते हैं, कॉलम भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला इफ टू लाइंस आर आइडेंटिकल, तो इट में बी रो, इट में बी कॉलम, याद रखना। इट में बी रो हो सकती है, इट में बी कॉलम, इट में बी कॉलम, ये कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना। लेकिन दोनों रो होनी चाहिए, दोनों कॉलम होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक रो एक कॉलम सेम है और आपने जीरो कर दिया, वो नहीं। दोनों रोज जीरो हो या तो दोनों कॉलम जीरो हो, तब डिटर्मिनेंट जीरो होता है। एक और कंडीशन लिखो, इफ ए बी सी आर इन एपी। मान लो ए बी सी कोई एलिमेंट है जो किसी डिटर्मिनेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर वो एपी में है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट उस केस में जीरो होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको लिख लेना अच्छे से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखना, जैसे ये मैं लिख रहा हूं, एक्स जम वाई तीन जमा ए, जेड एल पांच जमा बी, या तीन जमा सी एक्स वाई। मान लो ये एलिमेंट है, ये हमारा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट पूछा।
ए बी सी बोला गया, ये तीन जो ए बी सी है ये एपी में है। स्टेट में आंसर क्या कर देना, इसका जीरो कर देना भाई, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा अगर ए बी सी क्या होती है हमारे एपी में होती है। ठीक है, ये कंडीशंस ये पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। आगे चलो, आगे चलो। इफ अ मैट्रिक्स इज said to be singular matrix, if a matrix said to be singular, उस केस में भी डिटर्मिनेंट जीरो होता है उस मैट्रिक्स का, यानी डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाता है मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो। देखो चार कंडीशंस बता दी मैंने जीरो की डिटर्मिनेंट की। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे डिटर्मिनेंट में कि किस किस केस में डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है, आगे लेकर चलूंगा। इफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, कल पढ़ा है ना ऑर्थोगोनल क्या होता है, कल कंडीशंस पढ़ी है मैट्रिक्स की ऑर्थोगोनल के लिए। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और वो हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो याद रखना उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो प्लस माइनस वन होगा। ये याद रखना, या तो जमा का एक होगा डिटर्मिनेंट या तो माइनस का एक होगा, नफी का एक होगा। ये याद रखना, आगे लेकर चलूंगा। इफ अ मैट्रिक्स ए is said to be skew symmetric, कल ही हमने पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है उस केस में भी हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अब आप देख लो जीरो की कितनी कंडीशन जो है डिटर्मिनेंट में है, बड़े ध्यान से सुन लेना। अगर कोई दो लाइंस आइडेंटिकल, अब ये लाइन दो रो हो सकती हैं, ये लाइन दो कॉलम हो सकते हैं, मैट्रिक्स जीरो डिटर्मिनेंट। अगर किसी रो के जीरो हो गए तीनों एलिमेंट या कॉलम के जीरो हो गए तीनों एलिमेंट, डिटर्मिनेंट जीरो। अगर कोई एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर उनमें ए बी सी या एक्स वाई जेड कोई तीन नंबर आपस में एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, डिटर्मिनेंट स्टेट अवे जीरो। मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो। और अगर ऑर्थोगोनल है तो याद रखना देन इट इज प्लस माइनस वन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देन इट इज प्लस माइनस वन। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि यहां में से इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछना होगा, पुट होना होगा, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि यहां से एक आधा क्वेश्चन जरूर पुट होगा। ठीक है, आगे लेकर चलूंगा। इसके बाद यहां पर एक नई चीज आती है एडजॉइंट ए। ये एडजॉइंट ए क्या होता है, इसकी डेफिनेशन नहीं, इसको ना थोड़ा सा एग्जांपल देखिए समझा पाऊंगा। होता क्या है एडजॉइंट ए, सुनना बड़े ध्यान से। एलिमेंट के कोफैक्टर का ट्रांसपोज, क्या लिख रहा हूं मैं, एलिमेंट्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा मैंने, देखो ध्यान से। एलिमेंट के कोफैक्टर उनका ट्रांसपोज। अब ये कोफैक्टर क्या है, आ जाओ इन्हें सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई सेट ए है, एक दो तीन चार, ये है सेट ए। ठीक है, अब इसकी ये जो पोजीशंस होती है ना, कल भी हमने पढ़ा था A11, A12, A13, A14। ठीक है, ये इनकी पोजीशंस होती हैं। कोफैक्टर कैसे निकलता है, पहला कोफैक्टर निकलेगा, बड़े ध्यान से देखना, A11 का जो कोफैक्टर निकलता है वो निकलेगा -1 की पावर, बड़े ध्यान से, आई जमा जे। क्या कहा मैंने, -1 की पावर आई जमा जे, साथ में उसका डायगोनल एलिमेंट। क्या कह रहा हूं मैं, इस A11 का जो कोफैक्टर निकलेगा वो निकलेगा -1 की पावर आई जमा जे, एक जमा है, और इसका डायगोनल एलिमेंट ये वाला एक का है चार, तो ये कितना आ गया फोर। पहला कोफैक्टर। A12 का कोफैक्टर -1 की पावर एक जमा दो, इसका डायगोनल एलिमेंट ये हुआ A13, दैट इज तीन, तो ये कितना आ गया -3। A21 -1 की पावर दो जमा एक, ये और इसका डायगोनल एलिमेंट ये ऊपर वाला A12 दैट इज दो, तो ये कितना आ गया -2।
और a22 का डायगोनल एलिमेंट -1 की पावर 2 जमा 2 इंटू 1, तो ये आ गया जमा का 1। ये निकले इसके कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे हो निकलते हैं? -1 की पावर i जमा j, साथ में उसका डायगोनल एलिमेंट। ठीक, अब ध्यान से सुनो। तो ये क्या बन गया हमारा? अडज्वाइंट ए कैसे निकलेगा? यहां पे लिखा जाता है अडज्वाइंट ए। इसके कोफैक्टर, पहले का कोफैक्टर 4, दूसरे का कोफैक्टर -3, तीसरे का -2 और चौथे का 1। इसका ट्रांसपोज, तो ये निकला 4 -3 -2 1। दिस इज हमारा अडज्वाइंट है। ये हमारा एडजॉइंट ए है। तो एग्जाम में हो सकता है एडजॉइंट ए ना पूछे, कोफैक्टर पूछ लें। वैसे तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है पूछा नहीं जा सकता कि एडजॉइंट ए होता क्या है। तो भाई कोफैक्टर निकालो, उनका ट्रांसपोज करो, दैट इज हमारा क्या? एडजॉइंट है। ठीक है, अब एक और कंडीशन सुनना एडजॉइंट ए की। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है कॉम्यूटेटिव नहीं होती, लेकिन मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है ए और उसका प्रोडक्ट उसके एडज्वाइंट के साथ, जैसे ये मैट्रिक्स था, इसका प्रोडक्ट इसके एडज्वाइंट के साथ, सिर्फ इसके एडज्वाइंट के साथ, ये कॉम्यूटेटिव होता है, इज कॉम्यूटेटिव, इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर, ये याद रखना। तो यहां पर एग्जामिनर आपको उलझा सकता है कि ए डॉट बी कैन नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, भाई वो कॉम्यूटेटिव नहीं होते, लेकिन ए डॉट एडजॉइंट ए, या ऐसा आपको बोल सकते हैं कि बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ क्या? एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स को बी कहते हैं, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यस। अगर बी हमारा एडजॉइंट ए है, देन ए डॉट बी पॉसिबल है, वो कॉम्यूटेट कर सकता है, तो ए डॉट एडजॉइंट ए इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर, ये आपने लिखना है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हिस्सा जो हर एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला फॉर्मूला भी लिखवाने जा रहा हूं, सभी का ध्यान। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ये हर एग्जाम में पूछा गया है, ऑल दो सेंटर लेवल तक। केवीएस में आया है, एनवीएस में आया है, ईएमआरएस में आया है, डीएसएसबी में आया है, चंडीगढ़ टीजीटी में आया है, ये वाला क्वेश्चन। एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है? ये सीधा पूछा जाता है, ये किसके बराबर होता है? तो याद रखना, ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, जहां पर ये n है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये एन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, ये याद रखना। एक और याद रखना, अगर कोई सेट ए है के टाइम सेट बी के, व्हाट इज के इज सम कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मान लो दो कॉमन ले लिया बाहर मैट्रिक्स से, तो वो के आ गया। अगर ये ए हमारा के बी है, तो याद रखना डिटर्मिनेंट ए हो जाता है के की पावर एन डिटर्मिनेंट बी के की पावर एन, व्हाट इज एन इज द ऑर्डर। जैसे कोई मैट्रिक्स हमारा 2 बाय 2 ऑर्डर का है, और याद रखना इस केस में भी हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे भी हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होता है। जैसे मैंने कहा 3 बाय 3, जैसे ये है कि ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3, बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3, देन ए इज इक्वल टू के डॉट बी, तो उसका डिटर्मिनेंट ए कितना होगा? तो के की पावर 3 होगा। ठीक है, तो 2 बाय 3 वाले मैट्रिक्स के लिए काम नहीं करता, ये स्केयर मैट्रिक्स के लिए ही पूछा जाता है, ये स्केयर मैट्रिक्स के लिए ही पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद बड़े ध्यान से सुन, ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स किसके बराबर होता है? ये होता है एडजॉइंट ए बटे में डिटर्मिनेंट ए, जहां पर डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट इक्वल टू 0। व्हाट इज एडजॉइंट ए? ये निकाला भाई हमने कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एग्जाम में कभी हमें इनवर्स निकालने को नहीं देंगे, ये बहुत लेंथी हो जाता है। अगर एग्जाम में इनवर्स निकालने को आ भी जाए, तो आपको वो छोड़ना है क्वेश्चन, आपको वो क्वेश्चन छोड़ना है। आप खुद देखो कितना फर्क पड़ेगा। पहले तो एडजॉइंट निकालो भाई, अब इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकाल के उनको डिवाइड करो, और डिटर्मिनेंट 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा लंबा खींच जाता है ए इनवर्स निकालना। हाँ,
फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इनकेस फॉर्मूला ही पूछ लें स्ट्रेट अवे इस चैप्टर से, एक आधा क्वेश्चन आता है जो आपको मैंने मैट्रिक्स वाली क्लास से बोला कि एक क्वेश्चन निकलेगा आपका, फिर वो मैट्रिक्स का हो सकता है, डिटर्मिनेंट का हो सकता है, बस, या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन अब एक्स्ट्रा होंगे। तो 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या है, 5 मैथ के बढ़ा देंगे, 5 फिजिक्स के बढ़ा देंगे, 5 केमिस्ट्री के बढ़ा देंगे, 5 5 25 हो गया, 5 बढ़ा दिया जाएगा आपका थोड़ा सा साइकोलॉजी का। ठीक है, हो सकता है 6 मैथ के बढ़ा दें, 6 फिजिक्स के बढ़ा दें, 6 केमिस्ट्री के बढ़ा दें, 28 तो वो हो गए, 12 क्वेश्चन बचे बाद में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन बढ़ेंगे भाई, जीके में बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं तो आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हो गया ए इनवर्स हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये भी पता है कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। दैट्स ऑल अबाउट आपका क्या, दैट्स ऑल अबाउट आपका क्या, दैट्स ऑल अबाउट आपका डिटर्मिनेंट। यहां से जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ, बात रही 3 बाय 3 मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने की, वो मैं इसलिए नहीं बता रहा, वो बहुत लेंथी हो जाता है भाई, वो बहुत लेंथी हो जाता है। यही इसी तरीके से कोफैक्टर निकलते हैं, बस इसको मल्टीप्लाई हो जाता है उसके डायगोनल एलिमेंट से भी, इस पूरे को उसके डायगोनल एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई हो जाता है। आप समझे मेरी बात, ऐसा नहीं है कि कोफैक्टर 3 के नहीं निकलते, 4 के भी निकल जाते हैं, 5 के भी निकल जाते हैं। जिस हिसाब से हमारा एग्जाम आएगा, अगर आ गया कोफैक्टर निकालने का, आपके पास इतना समय ही नहीं होगा। ठीक है, तो 4 बाय 4 के भी कोफैक्टर होता है, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा हूं उनको। सेकंड रो में गलत लिखा कहाँ जैसे, कौन सा हिस्सा गलत लिखा है, चेक कर लेते हैं एक बार। एक का आ गया 4, 3 का आ गया, अच्छा हाँ, 3 का -2 आना, माफी चाहूंगा, 2 का -3, 3 का -2, 4 का कहाँ पे गलत है, ठीक लिखा है। A11, A11 का 4, A11 का 4, ठीक है। A13, A13 तो है ही नहीं। A21, ये वाला गलत लिखा है, दूसरे का पहला, 3 का कोफैक्टर -2, ठीक तो है। A21 होगा, कहाँ पे गलत लिखा है मैंने, ठीक तो बनाया मैंने कोफैक्टर, कहीं पे गड़बड़ है तो प्लीज बताओ, थोड़ा सा मेरे को तो ठीक लग रहे हैं भाई हमारे। A21 होगा, A13 नहीं, अच्छा A21 होगा, A13 नहीं, 2113 मुझे तो, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा, 1112 होगा, चलो भाई ठीक है, और ये 22 ठीक है। अच्छा, इसको कह रहे हैं आप A11 A12 A21 A22 है ना, पर यहाँ तो मैंने ठीक लिखा था ना, 1221, यहाँ पे मैंने ठीक लिखा, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। चलो ठीक है, तो ये है डिटर्मिनेंट का सारा, पूरी बुक्स का क्रुक्स मैंने लिख दिया इस पेज के ऊपर आपका। एक नजर मार लो, फिर इसके थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इसके थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे। एक नजर मार लो, फिर मैं साफ करूंगा, यस और नो कर देना जैसे ही इसको लिख बैठेंगे ना, फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। 1 2 3, ठीक है, मैं करता हूँ रिपीट। चलो देखो ध्यान से, है ना, मैंने 3 फॉर्मूला बताए। ए डॉट एडजॉइंट ए, ये कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है, हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्यूटेट नहीं करती। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेट नहीं करती। एग्जामिनर कहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, आपको बोलेगा वो ए इज अ मैट्रिक्स एंड बी इज एडजॉइंट ऑफ ए, बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेट कर सकती है, इसलिए मैंने ये लिखा। ए डॉट एडजॉइंट ए जो कॉम्यूटेटिव इन नेचर। अगर आपको बोले कि भाई बी एडजॉइंट ए है, देन इस केस में ए डॉट बी डॉट ए हो जाएगा, तो इस हिस्से पर वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, पहला फॉर्मूला। दूसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है मॉड ऑफ ए की पावर n-1, स्ट्रेट अवे याद रखना। दूसरा मैंने क्या कहा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये भी डिटर्मिनेंट है, क्या मैं ऑड रहा हूं मैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट को कई बार मॉड भी कह लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन, जहां पर ये n ऑर्डर है, ये भी हमेशा स्केयर मैट्रिक्स में ही लगेगा। स्केयर मैट्रिक्स यानी 2 बाय 2 का, 3 बाय 3 का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इफ एडजॉइंट ए इज ऑर्डर ऑफ 3 बाय 3। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। तो डिटर्मिनेंट a की पावर 3 - 1 दैट इज 2, वो आएगा डिटर्मिनेंट a के स्केयर के बराबर। किसके बराबर? डिटर्मिनेंट ए के स्केयर के बराबर। तीसरा फॉर्मूला भाई, ए इज इक्वल टू के बी। कोई मैट्रिक्स है के टाइम बी है, कोई मैट्रिक्स है ए जो के टाइम बी है, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो के की पावर एन हो जाएगी। ठीक है, हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो हम के का डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करेंगे? तो के की पावर एन लिखते हैं। मतलब जिस ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होगा, 3 बाय 3 का होगा तो के की पावर 3 आएगी, फिर डिटर्मिनेंट बी लगेगा। के को खाली नहीं छोड़ना। ये तीसरा फार्मूला। चौथा मैंने बताया ए इनवर्स का, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए, कि एडजॉइंट ए निकालो, फिर उसका बटा क्या करो? डिटर्मिनेंट ए करो। ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का भी नहीं देंगे, इसका बहुत लेंथी जाता है जाएगा। डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होना चाहिए, कैन नॉट इक्वल टू जीरो। ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये तो मैंने वही लिखा कि ए इनवर्स क्या होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई, फिर ए इज द इनवर्स ऑफ बी, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल, थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा। और दोस्तों ये वो वाले न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, एक स्पेसिफिक बुक है, वो वाले क्वेश्चन पीछे वाले कमीशन में हूबहू पुट हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको, ऑप्शन तक भी चेंज नहीं की गई थी। तो वो वाले क्वेश्चन इनके मैं करवा लूंगा डिटर्मिनेंट के आपको। वैसे जितने भी चैप्टर मैंने करवाए हैं, सभी चैप्टर के बीच बीच में वो क्वेश्चन मैंने डाले हैं। ठीक है, एक भी चैप्टर ऐसा नहीं था जिसमें मैंने उस बुक के क्वेश्चन इंक्लूड किए ना हो। स्पेक्ट्रम की बुक है, एसपी की वैसे वो। ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम आ गया तो मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन देखो, डिटर्मिनेंट एक्स एक्स 2 18 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 6 2 18 6। आप खुद मुझे एक्स की वैल्यू निकाल के दे दो, एक्स की वैल्यू देना मुझे, एक्स की वैल्यू निकालो, आसान है। एक्स की वैल्यू निकालो, ऑप्शन लिखने की नीड नहीं। एक्स की वैल्यू निकालो। हाँ जी, +-6 विल बी राइट आंसर, है ना। बाकी ये ऑप्शन देख के आप खुद वो खुद पहचान लेते हैं। +-6 आता है जब भी डिटर्मिनेंट, मैंने कहा ना डिटर्मिनेंट को मॉडुलस कंसीडर करते हैं। +-6 याद रखना, हमारे डिटर्मिनेंट में जितने भी आंसर निकलेंगे बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अब कैसा आपसे पूछा जा सकता है, देखना। इफ ए, क्या कह रहा हूं, इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स, ए क्या है? स्केयर मैट्रिक्स है। इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3, ए क्या है? स्केयर मैट्रिक्स है 3 बाय 3 ऑर्डर का, देन डिटर्मिनेंट के ए इज इक्वल टू, ऑप्शन लिखूंगा मैं, अच्छे से ज्यादा क्लियर होगा, पता भी लग जाएगा कहां से आया। के डॉट डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन बी है हमारे पास, के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन सी है के की क्यूब डिटर्मिनेंट ए, और ऑप्शन डी है 3 के डिटर्मिनेंट ए। करना है आप इसका आंसर, कैपेबल हो करने के लिए? बता क्या होगा। ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 बाय 3 ऑर्डर का, के ए का डिटर्मिनेंट बताओ कितना होगा, बोलो। कर गए ना गलती फिर से? अभी तो मैंने बताया था आपको, इट इज के की क्यूब डिटर्मिनेंट। अभी तो मैं कह रहा था ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसे सीधे बाहर मत लिखिएगा कभी, जिस ऑर्डर की ये होती है। अभी तो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, देखो डिटर्मिनेंट ए के बी,
इनका डिटर्मिनेंट, तो क्या कहा था मैंने, k की पावर 3 डिटर्मिनेंट b लिखा जाएगा अगर ये 3/3 ऑर्डर का है। ठीक है, और ये k कांस्टेंट, हमें लगता ऐसा है कि ये k सिर्फ बाहर निकलेगा, तीनों रो से के बाहर निकलता है, तो 3 की पावर 3 जाता है, k की पावर 3 जाएगा जिस ऑर्डर का होगा, तो इसका याद रखना। इसलिए ये क्वेश्चन करवाना बेहद जरूरी था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो देख लो, अब नहीं भूलोगे कभी आप। आगे लेकर चलूंगा, देखो सीधा आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे आप उसका आंसर दे दोगे मुझे। x जमा 2, x जमा 3, x जमा 2a, उसके बाद है x जमा 3, x जमा 4, x जमा 2b, उसके बाद है x जमा 4, x जमा 5, x जमा 2c, वेयर ए बी सी आर इन ए पी। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ए। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मेरे लिखने से पहले आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये मत सोचना दोस्तों कि ये 2a 2b 2c है, जी नहीं, किसी भी एलिमेंट पे कंडीशन लगाई उन्होंने कि ए बी सी या एक्स वाई जेड वट एवर इट इज, अगर ये एपी में है, पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट स्टेट अवे 0 कर देना है बिना सोचे समझे, और किसी ऑप्शन पे नहीं जाना, और किसी भी ऑप्शन पे नहीं जाना है ना, सीधा स्ट्रेट अवे 0। चलो भाई ये भी आसान। अब एक क्वेश्चन और देखना बड़े ध्यान से, लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर, इसमें बिल्कुल हिंट आपको नहीं दूंगा है ना, कि क्या सिंगुलर होता है क्या नॉन सिंगुलर होता है, आप अच्छे से जानते हो। लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, कोई मैट्रिक्स है ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किस ऑर्डर का, 3/3 का भाई। देन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, इट इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए है डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन नंबर बी है डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है डिटर्मिनेंट ए क्यूब, ऑप्शन नंबर डी है 3 डिटर्मिनेंट ए। जल्दी से मुझे इसका आंसर दो दो, कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा। पहचान लिया आपने क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखो आपसे पूछे जा सकते हैं इन क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, समझ गए आप, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो सभी एस्पिरेंट्स कर लेंगे, इससे डीप नॉलेज चेक हो जाता है कि बच्चे ने बुक पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी है। ठीक है, चलेंगे आगे, एक और क्वेश्चन अब देखूंगा मैं आप कर पाओगे कि नहीं, सोच समझ के करना। इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, है ना, इनवर्टिबल मैट्रिक्स भाई, जैसे अभी मैंने एक हिंट दी थी, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, तो ए इनवर्स ए का इनवर्टिबल हुआ, ए बी इज इक्वल टू वाई, ए बी का इनवर्स है, तो आप कह सकते हैं कि ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स और बी इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स जहां पे इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2, किस ऑर्डर का है, 2 बाय 2 का है, देन देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, इट इज इक्वल टू, ऑप्शन भी दूंगा आपको, सोच समझ के आंसर करना। डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन बी 1/, डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। करना इसका आंसर आप, इसका आंसर कीजिएगा। सोच समझ के आंसर करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचना, आंसर अपने आप निकलेगा। ठीक है, चलो भाई देखो बड़े ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, 1/, डिटर्मिनेंट है,
खुद पे भरोसा रखो, आप ठीक कर रहे हो। देखो, ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स भाई, अगर ए इनवर्टिबल है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। हमें क्या बोला, डिटर्मिनेंट ले लो भाई, है ना। डिटर्मिनेंट ले लिया, अगर चलो अभी मत लो डिटर्मिनेंट, देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए कितना हो गया, आई को एक लिख रहा हूं, ए बटे ए इनवर्स, ठीक है। या इसको लिख सकता हूं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एक बटे ए, एक बटे टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड, ठीक है। एक का एक स्केयर आएगा, दैट इज एक हो जाएगा, ये बना। इसको इन्होंने लैंग्वेज में लिख दिया है, इसको इन्होंने जानबूझ के लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको कंफ्यूज करें। तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, यही तो कहलाता है, एक बटे ए का डिटर्मिनेंट, तो वही तो लिखा है, एक बटे डिटर्मिनेंट है। ऐसे भी थोड़ा सावधान रहना है। एक अंतिम क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, आप मुझे आंसर देना। ए है हमारे पास अल्फा दो, दो अल्फा, अल्फा दो, दो अल्फा, एंड डिटर्मिनेंट ए की क्यूब इज इक्वल टू 125। डिटर्मिनेंट ए की क्यूब इज इक्वल टू 125। मुझे इस अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू दो मुझे, ये अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। इस अल्फा की वैल्यू दो भाई।